हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको लास्ट चैप्टर में दे चुका हूँ। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम बेसिकली बात करेंगे किनशिप एंड मैरिज के बारे में, राइट। एंड मैं आपको याद दिला दूं, हम जो सालों की बात कर रहे हैं, मतलब किस टाइम की बात कर रहे हैं, 600 बीसीई से लेके 600 एडी तक। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6th सेंचुरी बीसीई से लेके 6th सेंचुरी एडी तक। ठीक है, एडी को आप सीई भी लिख सकते हैं। मैं आपको ये हड़प्पा का जो पहला चैप्टर था ना, उसमें सीई, एडी, बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, बिफोर प्रेजेंट, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राइट। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे किनशिप एंड मैरिज। इसका फर्स्ट टॉपिक मैनी रूल्स, मैरिड प्रैक्टिसेस, फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज, ये हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। मैं इसको जल्दी से आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ फर्स्ट टॉपिक को। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से हम बिगिन करते हैं डिस्कशन। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। उसके पहले आप देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। टर्म्स फॉर फैमिली एंड किन की संस्कृत के जो टेक्स्ट होते हैं उनमें टर्म्स क्या लिखी यूज की जाती है। उसमें जो टर्म्स यूज की जाती है, देखिए, कुला यूज किया जाता है फैमिली के लिए, इसको आप लिख लें नोट्स में। नाती यूज किया जाता है लास्ट नेटवर्क ऑफ किनशिप, मतलब पूरा खानदान टाइप का हो गया। वंशा पूरे के पूरे खानदान, मतलब लीनिएज ऊपर से लेके नीचे तक आ रही है ना। जैसे हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद कौन आया बताओ, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, ये लीनिएज है, राइट। खानदान आप समझ लीजिए इतना हो गया है ना। और फैमिली तो थोड़ी छोटी सी होती है ना कंपेरेटिवली। फादर भी आते हैं खानदान के अंदर, मतलब क्या होता है कि समझ सकते हो ना आप, इनके भी भाई आ गए, उनके भी भाई आ गए खानदान, ठीक है। तो ये चीजें हैं फैमिली के अंदर जो नियर एंड डियर वन है, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज समझनी होगी कि हिस्टोरियंस फैमिली को समझते कैसे हैं। देखिए, इंडिया बहुत ही विचित्र देश है, बहुत ही डाइवर्सिटी है यहाँ पर। डिफरेंट फैमिलीज में डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। जनरली आप जो टेक्स्ट देखेंगे वो ब्राह्मण पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, करेक्ट। लेकिन आपको इंडिया में वैरायटी दिखती है जो आपको हमेशा दिखती रहेगी। तो कोई भी चीज को आप स्टैंप पे ना लें कि भाई हाँ जी ये तो ऐसा ही होता है, राइट। While familial ties are often regarded as natural based on blood, they are defined in many different ways. For example, some societies regard cousins as being blood relations, whereas others do not. तो जैसे आपके पेरेंट्स हैं और मान लेते हैं ये मेल फैमिली में हुआ, ये फीमेल फैमिली में हुआ, तो काफी फैमिलीज में बोला जाता है बस यही दोनों ब्लड रिलेशन है। अदरवाइज काफी फैमिलीज में क्या कहा जाता है, काफी फैमिलीज, काफी कल्चर्स में, कि ये अगर P1 है, P1 कौन है, इनके ही भाई हैं, और इनके जो बच्चे हैं ये मेल है फीमेल है। काफी फैमिलीज में बोला जाता है ये दोनों में ब्लड रिलेशन है, मतलब ये फीमेल इस मेल से शादी नहीं कर सकती क्योंकि ये ब्लड रिलेशन है। इसको एंडोगेमी कहा जाता है, एंडोगेमी। एंडोगेमी अलाउड नहीं होती। वेरस अदर फैमिलीज में, मुस्लिम्स में भी, और काफी सारी साउथ इंडिया की फैमिलीज में, नॉर्थ इंडिया में भी, काफी सारी फैमिलीज में, नॉर्थ ईस्ट में भी कहा जाता है कि ये दोनों अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग ब्लड है, दे कैन मैरी विद वन अनदर। इसको एंडोगेमी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता। तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। इसके साथ साथ जो आपको एक पर्सपेक्टिव याद रखना चाहिए कि एज हिस्टोरियन आपको सोचना है। हिस्टोरियंस के लिए काफी आसान है कि वो इलाइट फैमिलीज के बारे में बता कर लें, क्योंकि उनके टेक्स्ट है, उनकी बुक्स है, उनके इंस्क्रिप्शन है, इतने सारे सोर्सेज हैं। इलाइट फैमिलीज क्या हो गई, इलाइट फैमिलीज मतलब अमीर लोग, नॉबल्स, राजा, रानी, है ना, वो सब। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो तो ऑर्डिनरी होते हैं ना। राजा रानी की तो लिमिटेड है, और ये ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं इनकी कोई कहानी लिखता नहीं है ना। छोटे लोगों की कौन कहानी लिखेगा, और मिलती भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं चलता उनकी लाइफ के बारे में। उसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज दिखी हुई है, हिस्टोरियंस आल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फैमिली एंड किनशिप। एटीट्यूड समझना जरूरी है कि आप फैमिली को डिफाइन कैसे कर रहे हो, समझ कैसे रहे हो, ब्लड रिलेशन क्या है, भाई बहन कौन है, शादी कैसे हो सकती है, मल्टी वाइफ्स हो सकती है, ठीक है। ये सब चीजें पैट्रियार्की है, पैट्री लोकल है, पैट्री लीनियर है, इतनी सारी चीजें एटीट्यूड समझना होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल थिंकिंग। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप समझ गए पीपल की थिंकिंग क्या थी उस टाइम में, तो हिस्ट्री भी समझ गए, राइट। वो बोलते थे कि इंडिया से बाहर जाना अशुद्ध है। क्यों है, समझना होगा ना ये। हर किसी का रीजन समझना होगा ना। ये हम तो ना कह सकते हैं हाँ जी वो लोग गलत थे। सती अगर फॉलो की जाती थी तो क्यों फॉलो की जाती थी, सती अगर फॉलो की जाती थी तो कब से फॉलो की जाती थी, समझना जरूरी है ना। इसलिए हमें एटीट्यूड थिंकिंग समझना जरूरी है।
It is likely that some of these ideas would have shaped their action. तो जो आप आइडियाज होते हैं आपके दिमाग में वही एक्शन होता है, राइट। आप ऐसे हो राजा जो लड़का लड़की को समान समझते हो, तो आप लड़कियों को भी आगे बढ़ाओगे, जैसे इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर रजिया सुल्तान को आगे बढ़ाया, राइट। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा, एक्शंस मे हैव लेड टू चेंजेस इन एटीट्यूड्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई राजा है, वो देखता है उसकी बेटी जो है वो भी बड़ी बहादुर, वो भी बहुत तेज है, इससे राजा का एटीट्यूड बदलता है फीमेल्स की तरफ। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि ऐसे क्यों है, कैसा क्यों है ना। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को आगे क्यों बढ़ाया। ऐसे ही गुप्ता पीरियड में भी आपने देखा होगा फीमेल्स काफी आगे बढ़ी थी, उनके कॉइन्स में फेस आता था, है ना, एपीगी जिसे बोला जाता है। तो ये चीजें हैं, ये वाला टॉपिक हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आइडिया ऑफ पैट्रीलीनियर। पैट्रीलीनियर वर्ड है। पैट्रीलीनी का मतलब ये होता है ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन एंड ग्रैंडसन एंड सो ऑन। जैसे जैसे बाबर के बेटे थे हुमायूं, हुमायूं के बेटे थे अकबर, अकबर के बेटे थे जहांगीर, जहांगीर के शाहजहां, शाहजहां के औरंगजेब। तो ये लीनियर, पैट्री लीनियर, बाप से बेटे में जा रही है। मैट्री लीनियर क्या होता है, व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड टू दी मदर। डिसेंट जो होता है मदर से लिया जाए, मदर से, मैट्री लीनियर है ना, उनका नाम भी लिया जाए, उनसे ही उनकी, और मतलब उनसे ही लीनियज चलती भी आ रही है, मदर से लीनियज चलती भी आ रही है रादर देन फादर से। तो उसको उसको बोला जाएगा मैट्रिलीनियर सोसाइटी। ठीक है, हमारे में आपको दिखेगा इंडिया में काफी सारी मैट्रिलीनियर सोसाइटी भी है, करेक्ट। कि जो डिसेंट अपना जो है मदर से लेते हैं, कि इनकी मदर कौन है, मदर से डिसेंट ले रहे हैं। हुमायूं अपनी मदर से ले रहे हैं, फादर से नहीं। अकबर अपनी मदर से ले रहे हैं, फादर से नहीं डिसेंट, करेक्ट। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी, मदर से डिसेंट ले रहे हैं रादर देन फादर। While patrilineal had existed prior to the composition of the epic, the central story of the Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. तो patrilineal कि बाप की प्रॉपर्टी जो होगी, बाप का सब कुछ जो होगा वो बच्चे में जाएगा, है। ये पैट्रीलीनियर होता है। महाभारत में भी ये सेंट्रल थीम है, इस पे ही लड़ाई भी हो गई। अंडर पैट्रीलिनी sons could claim the resources including the throne in the case of king of their fathers when the latter died। तो फादर मरे तो पूरी की पूरी जो थ्रोन है, पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी हो गई, बेटे की हो गई। ये पैट्रीलिनियर है। तो काफी सोसाइटीज में, काफी जगह पे आपको यही पैट्रीलिनियर दिखेगा, आजकल भी चलता आ रहा है। और थोड़ा खत्म कर रहे हैं, अब देखते हैं कितना हो पाता है। कुछ कोर्ट के लॉज हैं, लेकिन कोर्ट के जो लॉज हैं वो सोसाइटी को चेंज नहीं करते। Many ruling dynasties claim to follow this, although there were variations also। कभी कभी बच्चे होते ही नहीं थे, लड़के नहीं होते तो कुछ टाइम में क्या किया जाएगा, है ना। ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से पढ़ें, आराम से स्टडी करें। कुरु पंचाल पीरियड है। ये महाजनपदा दे रखी है, जो कैपिटल लेटर में दे रखी है महाजनपदा का नाम है। जैसे इंडिया है ना, इंडिया, इंडिया क्या हो, महाजनपदा समझ लो। छोटे लेटर में जो बिंदु के साथ दे रखा है उनकी कैपिटल है, जैसे दिल्ली, इंडिया की कैपिटल दिल्ली। ठीक है, ऐसे समझ लो। कुरु क्या हो गया, इंडिया को करस्पॉन्ड कर लो, है ना। तो कुरु है जिसकी कैपिटल आपको इंद्रप्रस्थ दिख रही है, और यहाँ देख रहे हो आप हस्तिनापुर भी दिख रही है। काफी सारी की दो दो कैपिटल भी होती थी। जैसे आपको दिखेगा कि मगध की कैपिटल पाटलिपुत्रा भी थी, राजगृह भी थी। ठीक है, ये पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा क्या, पटना ही है ना। ऐसे ही आप देखो वत्स, कौशल, मल्ला, साक्य, अवंती बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती की कैपिटल थी उज्जैन। ये देखिए बोध गया, वैशाली, कुशीनगर, है ना। साक्या, साक्या यहाँ पे कुछ बुद्धा से रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये सब है, यहाँ सारी नहीं दे रखी। ठीक है, लेकिन ये पूर्व पंचाल रीजन है, पूर्व पंचाल रीजन है एंड नेबरिंग एरियाज। पूर्व पंचाल मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, यहीं पे ही बोला जाता है महाभारत की पूर्व पंचाल और इनकी नेबरिंग स्टेट्स। टोटल 16 महाजनपद थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी तमिलनाडु एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है उसे पूरा देखें। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वहां मैंने एक एक कैपिटल समझा रखी है, जो यहाँ पे दे भी नहीं रखी। वहाँ एक एक कैपिटल मैंने आपको बता रखी है। अगर आपको लेक्चर देखने में टाइम लग रहा है तो आप एक काम करें, गूगल सर्च करें 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल, और उनको याद कर लें, सबकी सब याद करनी होगी। मैप मैप खोल के पढ़ना, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। और ये देखिए स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। अभी ये आया था, ये कौन सा पेपर हुआ था, यूपी पीसीएस हुआ है अभी 11
11-10 अक्टूबर को पेपर हुआ, उसमें कैपिटल पूछी गई है, ठीक है। कुरु की कैपिटल क्या है, इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर है, क्या है, ऐसे है ना। और ये मैप थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं है, इस मैप को ज्यादा फॉलो नहीं करना। ये मैप आपको तब समझ में आएगा जब आप ओरिजिनल सारी कैपिटल्स देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो कि गंगा यमुना के अराउंड ही थी सारी की सारी ये महाजनपदा, और टोटल ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, साउथ इंडिया कुछ नहीं है। और थोड़ा सा फैमिली वगैरह, हमारी थीम क्या है, थीम फैमिली है, ठीक है। In some situations, brothers succeeded one another. Sometimes other kingsmen claimed the throne, and in very exceptional circumstances, women भी throne ले लेती थी, जैसे प्रभावती गुप्ता। जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो इन्होंने थ्रोन काफी टाइम तक एक्वायर करा। प्रभावती गुप्ता काफी इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जनरली तो बेटे लेते थे, बेटा अगर नहीं है तो ब्रदर ले लेता था काफी टाइम में, है ना। ब्रदर किसमें, महाभारत में भी ब्रदर ने ले लिया था, है ना। स्टोरी दे रखी है यहाँ पे। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में बेटियां भी लेती थी, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल है, ऑलमोस्ट आपको नहीं दिखेगा। यहाँ लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, ठीक है। ऋग्वेदा की एक बात दी गई है यहाँ पे, एक मंत्र है यहाँ पे फ्रॉम ऋग्वेदा, यहाँ पे वुमेन का रोल बताया गया है। तो ये अराउंड 1000 बीसी में इंसर्ट किया गया। इसको पढ़ने से आपको हिस्ट्री समझ में आएगी, ठीक है। मैंने रिपीट किया था, माइथोलॉजी वगैरह स्टोरीज है, लेकिन आपको इससे स्टोरी की भी, हिस्ट्री की भी आइडिया लगता है। जैसे here is an excerpt from the Rig Veda, original Veda, original text, which was probably inserted around 1000 BC to be chanted by the priest while conducting the marriage ritual. It is used in many Hindu weddings even today. तो देखिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल जो चीजें चल रही हैं, सबका रिलेशन हिस्ट्री से है। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात की गई है, पढ़ो इसको। अच्छी बात हो बुरी बात हो, अब किसी को कुछ और भी लग सकती है, ठीक है। अच्छी बुरी ऐसे मत लेना। आई फ्री हर फ्रॉम हियर। देखो आपको इन सब चीजों में ना थोड़ी पैट्रियार्की दिखेगी, तो कोई लोग इतना बुरा ना माने, है ना। आई फ्री हर फ्रॉम हियर बट नॉट फ्रॉम हियर। आई हैव बाउंड हर फर्मली देयर सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंद्र शी विल हैव फाइन सन्स। तो देखिए, गोला मार रहा हूं मतलब इंपॉर्टेंट। एंड बी फॉर्चुनेट इन हर हस्बैंड्स लव। बी फॉर्चुनेट इन हर हस्बैंड्स लव। तो इंदिरा बहुत ही, इंद्र बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल डीटी थे, स्पेशली ऋग्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कहे जाते थे उस टाइम में, है ना। इस टाइम में शिव विष्णु का आपको नाम भी नहीं दिखेगा। और गॉड ऑफ वेलर, फाफे एंड रे, इनको काफी देखा गया है। फोर्ट वगैरह भी तोड़ देते थे, ऐसा बात भी गई है। हेयर, जहाँ पे वर्ड लिखा है हेयर का मतलब है फादर का हाउस, देयर मतलब हस्बैंड का हाउस। अब आप पढ़ो इसको, हाई फ्री हर फ्रॉम हेयर, मतलब हेयर मतलब फादर के हाउस से फ्री करा, पर हस्बैंड के हाउस से फ्री नहीं करा, वहां भेज दिया। आई हैव बाउंड हर फर्मली देयर, मतलब इनको, लड़की को, जहाँ जिस लड़की की शादी हुई उसको फर्मली बाउंड कर दिया गया, कहाँ पर, हस्बैंड के घर में। सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंद्र शी विल प्रोड्यूस फाइन सन्स। तो देखो यहाँ पे पैट्रियार्की और कैसी बातें दिख रही है, फाइन सन्स मतलब ऐसा दिख रहा है कि लड़की का काम सिर्फ एक है, बच्चे पैदा करना, बच्चों में भी सिर्फ फाइन सन, लड़की भी नहीं पैदा करो, लड़का, है ना। ये थोड़ा सा इशू है जो काफी अ, आज भी चला आ रहा है सोसाइटी में, है ना। एंड बी फॉर्चुनेट इन हस्बैंड लव, मतलब बोला जा रहा है आप अपने हस्बैंड के लव में फॉर्चुनेट रहो, आपको लव मिले उनका। हाँ, ये तो आज भी होता है कि शी शुड बी लकी इनफ टू गेट हर हस्बैंड लव। तो थोड़ा सा आपको समझना होगा, चीजें समझनी होंगी यहाँ पे कि टेक्स्ट में कैसा है, कैसी पैट्रियार्की है, कैसी बातें की गई है, और मैरिज का रोल क्या है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ एक चीज दी गई है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, ठीक है। एनसीईआरटी में काफी सारी चीजें ऐसी है जो आपको सोचनी चाहिए। वो क्या है, जैसे ये, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मंत्र डिस्कस द implications ऑफ मैरिज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम। आर द implications आइडेंटिकल एंड आर देयर एनी डिफरेंसेस। इसको आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने तो अपनी बात कह दी, ठीक है। और भी बहुत कुछ हो सकता है। ग्रूम क्या सोच रहा होगा इस टाइम में, है ना। ग्रूम क्या सोच रहा होगा, उसका क्या काम है, लड़की क्या सोच रही है, और दोनों के इम्प्लीकेशंस डिफरेंट तो है ही। लड़का लड़की का जो आज भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन उस टाइम तो देखो कितने डिफरेंट रोल है। ये लिखा बाय किन किन फोक क्वारल, ये जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको थोड़ा सा एक तो समझ में आएगा कि कंटेक्स्ट क्या है, ऊपर से आपको महाभारत की स्टोरी पता चल जाएगी। एक्सपर्ट फ्रॉम द आदि परवान, लिटरली द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द संस्कृत महाभारत, डिस्क्राइबिंग व्हाई कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। सबको पता होना चाहिए आप इस रिस्पेक्टिव ऑफ, आप जहां से भी आए हो। थोड़ी सी देखिए इसको, रेदर देन रिलीजन से एसोसिएट करने की तरफ से, एक इंपॉर्टेंट और एक यूजफुल स्टोरी, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिटर्न स्टोरी है महाभारत की, हमें ऐसे सोचना चाहिए। तो आप किसी और तरीके से इसे ना लें। तो यहाँ पे दे रखा है वाई किनशिप, किनफॉक
कोरल मतलब भाइयों की क्यों लड़ाई हो गई भाई, है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी अच्छी स्टोरी दिखेगी जो आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, एनालाइज करो थोड़ा। अगेन एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम में नहीं आता ये सब, ठीक है, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन एसेज में आप मेंशन कर सकते हो इसे, अगर एसे लिखोगे, है ना। तो बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कौरवास ये धृष्टराज के बच्चे थे, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। कौरवास वर द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र एंड द पांडवास वर देयर कजन्स, पांडव के बेटे थे। और धृष्टराज जो थे वो अंधे थे, ठीक है। सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, जो भी मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, जिससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उनके जो छोटे बेटे थे पांडु, उनको थ्रोन पे बिठा दिया गया क्योंकि धृतराज अंधे थे। किसके थ्रोन पे? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर ऊपर मैप पे चेक कर लो, इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ, है ना। However, after the premature death of पांडु, पांडु जो थे, तो ये दी धृतराज ये अंधे हैं, पांडु, है ना, पांडु के बेटे पांडवास, पांडु के बेटे पांडवास, और धृतराज के बेटे कौरवास, है ना। इसकी डेथ हो गई, इनकी या इसकी डेथ हो गई, करेक्ट, प्रीमैच्योर डेथ हो गई। धृतराज बिकेम किंग एंड एज द रॉयल प्रिंसेस वर वेरी स्टिल यंग, ठीक है, धृतराज फिर से किंग बन गए, अंधे थे लेकिन स्टिल राजा बन गए। As the princes grew up, the citizens of Hastinapur began to express their preference for the Pandavas. तो भैया जो लोग थे उस रीजन के, हस्तिनापुर के, है ना, हस्तिनापुर भी इसकी कैपिटल थी, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की इंपॉर्टेंट रीजन थे, ठीक है। आ, पांडवास को लोग पसंद करते थे, पांडवास को लोग पसंद करते थे, है ना। जब पांडवास को लोग पसंद करते थे वो बोलते थे हमारे राजा यही बने, फॉर देयर मोर कैपेबल एंड वर्चुअस देन द कौरवास। दिस मेड दुर्योधन, दुर्योधन एक कौरव के एल्डेस्ट सन थे, उनको जेलस हो गई। He approached his father and said, "You yourself did not receive the throne, although it fell to you because of your defect. If the Pandava receive the patrimony from Pandu, his son will surely inherit it in turn, and so will his son and his. We ourselves, with our sons, shall be excluded from the royal succession and become of slight regard in the eyes of the world, Lord of the earth." जो दुर्योधन थे वो काफी नाराज हो गए, वो बोल रहे लगे कि भैया आपकी डिफेक्ट की वजह से आप किंग नहीं बने। आपका डिफेक्ट मतलब आप तो अंधे थे, आप किंग नहीं बने, आपने अपना जो किंग था वो पांडु को वो बना दिया, पांडु मर गए, अब आप किंग हो। अब क्या हो रहा है, अगर हमने फाइट ही नहीं की, अब हमने देखा नहीं, तो भाई पांडवास जो है वही किंग बन जाएंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे, बेटे बनेंगे, क्योंकि पैट्री लीनियर चल रही है, हमारे जो बेटे होंगे उनको कुछ मिलेगा नहीं डिसरिस्पेक्ट के अलावा। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। Passages such as these may not have been literally true, इसको याद रखना, literally true क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि mythological stories है, but they give us the idea about what those who wrote the text thought, मतलब वो सोचते क्या थे, हमें सोचने पे ही जाना है ज्यादा से ज्यादा। Sometimes as in this case they contain conflicting ideas भी contain करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिख सकता है कि पहले तो वो राजा नहीं बने, अब राजा बन रहे हैं, है ना। और आपके क्या व्यूज हैं इस पे आप भी दे सकते हो। यहाँ पे देखो इसको चीज को पढ़ो, रीड द पैसेज एंड लिस्ट द डिफरेंट क्राइटेरिया सजेस्टेड फॉर बिकमिंग किंग, ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ दीज। हाउ इंपॉर्टेंट वाज बर्थ इन दी पर्टिकुलर फैमिली, ठीक है, बर्थ कितना इंपॉर्टेंट है, अगर बर्थ नहीं होगा सही फैमिली में तो आप तो राजा बन ही नहीं सकते। विच ऑफ दीज क्राइटेरिया सीम जस्टिफाइड, आर देयर एनी दैट स्ट्राइक यू एज अनजस्ट। तो जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इस आपकी एनालिसिस पावर काफी अच्छी हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ मैरिज का आ जाते हैं, या कुछ टर्म्स दे रखे हैं जिसपे आप बिल्कुल रिस्पेक्ट किए होने चाहिए। एंडोगैमी, एंडोगैमी मतलब होता है रिफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, दिस कुड बी अ किन ग्रुप, कास्ट और अ ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। तो एंडोगैमी जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जरावा है अंडमान निकोबार में, वो एक दूसरे से शादी करते हैं, बाहर शादी नहीं करते। बोल दिया जाए कि एक ही फैमिली में शादी करेंगे, काफी बार बोला जाता है, वो बोलते हैं इससे रॉयल ब्लड भी रहता है, अलग अलग रीजन। काफी लोग बोलते हैं कि एक ही फैमिली में शादी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ब्लड साफ रहता है, ब्लड सही रहता है, ठीक है, मान्यता है जो भी बोले। इस पे थोड़े थोड़े ट्रू भी ये बातें, ट्रू बातें इसलिए कि देखिए जेनेटिकली अगर कोई लीनियज अच्छी है, कोई लीनियज अगर जेनेटिकली स्ट्रांग है, एक दूसरे में अगर वो शादी कर रहे हैं तो लीनियज आगे आगे भी अच्छी रहेगी। अगर वो किसी और जेनेटिकली वीक लोगों से शादी कर लेंगे तो उनकी लीनियज अच्छी नहीं होगी, ये मतलब मान्यता है, ठीक है ना। अब सही है गलत है वो आपका मानना है ना। एक्सोगेमी रिफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट, एक्सोगेमी मतलब आउटसाइड द यूनिट, मतलब आपका ब्लड रिलेशन कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉलीगिनी का मतलब है बहुत सारी बीवियां रखना, पॉली एंट्री का मतलब है एक वो बन के बहुत सारे हस्बैंड होना, तो आपको दोनों हिस्ट्री में दिखेंगे, पॉलीगिनी आपको ज्यादा दिखेगा। रूल्स ऑफ मैरिज देख लेते हैं। व्हाइल सन्स वर इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पैट्रिलिनियज, डॉटर्स वर व्यूड rather differently within this framework, ठीक है। दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड, तो भैया
इंडिया में तो डॉटर्स को प्रॉपर्टी राइट जो है भाई वो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू ही मिले हैं, और आजकल काफी सारे चेंज हुए हैं। जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से रिसेंट लॉज देख लें, सुप्रीम कोर्ट के भी काफी जजमेंट आया इस चीज में, है ना। एट द सेम टाइम मैरिंग देम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किंग बाय देम वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल। This system, called as exogamy, literally marrying outside, meant that the lives of young girls and women belonging to families that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married to the right time and to the right person. तो आपको ये याद रखना चाहिए, सेम गोत्रा में शादी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा ना, थोड़ा कम हो गया ये हरियाणा में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा ना माने कोई भी, हरियाणा में स्पेशली ये चीज देखी गई थी कि सेम गोत्र में शादी नहीं करेंगे। अगर सेम गोत्र में शादी हो रही थी तो थोड़ी सी ऑनर किलिंग हो रही थी। ऑनर किलिंग का मतलब ये अपनी बेटियों को मार दिया जा रहा था, और लड़कों को भी मार दिया जा रहा था। क्यों वो बोलते थे सेम गोत्र में शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? यहाँ लिखा हुआ है एक्सोगेमी करानी है भैया, एक्सोगेमी, है ना। एक्सोगेमी मतलब सेम सेम ब्लड सेम लीनिएज में शादी नहीं होनी चाहिए, कहीं और शादी करो। This gave rise to the belief that Kanyadan or the gift of a daughter in marriage was an important religious duty of the father. तो ये जो सिस्टम है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी बोला गया कि यंग गर्ल्स एंड वुमेन बिलोंगिंग टू फैमिलीज दैट क्लेम हाई स्टेटस वर ऑफन केयरफुली रेगुलेटेड टू एंश्योर दैट दे वर मैरिड टू द राइट टाइम एंड राइट विद द राइट पर्सन, राइट फैमिली। तो ये चीजें अभी भी चलती हुई आ रही है ना। तो आपको आई होप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी, कन्यादान कहाँ से आया है ना। मतलब ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी मानी जाती है फादर की, आपको कन्यादान करना है। फेस्ड विद दिस चैलेंज, तो मतलब क्या हुआ था, और चैलेंज कौन सा कि और भी सारी, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिखा हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा आई थिंक ऊपर नीचे हो गया। विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड सोशल लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन गई, पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मेट टू बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर आइडियाज इन द अर्बन मिलिeu। दिस may led to the questioning of the earlier beliefs and practices। तो मतलब लोगों का एक दूसरे से मिक्स हुआ, तो इससे प्रैक्टिसेस कुछ अटैक भी हुई। फेस विद दिस चैलेंज, ब्राह्मण्स ने क्या करा, इस अभी ब्राह्मण ने क्या करा, रिस्पॉन्डेड बाय लेइंग डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल। तो ब्राह्मण ने जो भी चीजें थी वो सबकी सब डिटेल में लिखी। दे वर मेंट टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर, ब्राह्मण्स को तो वो फॉलो करनी थी, एंड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी को भी जनरल में फॉलो करते थे। ब्राह्मण्स को तो मतलब मैंडेटरीली फॉलो करनी है, बाकी को भी फॉलो करनी है, लेकिन इतनी स्ट्रिक्टली नहीं। मतलब आप कह सकते हो ब्राह्मण्स के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, मतलब धर्म टूट जाएगा। फ्रॉम 500 BCE these norms were compiled in Sanskrit texts known as धर्मा सूत्रास एंड धर्मा शास्त्र, इसको नोट में लिख लो आप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच वर्क इज मनुस्मृति, जो कंपोज की गई है 200 BC से लेके 200 BC से लेके 200 CE तक कंपोज की गई है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है, धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र है, जहाँ पे कोड लिखे गए हैं कि आपको ये चीजें लाइफ में फॉलो करनी है, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी इकोनॉमिक लाइफ में, अपनी पॉलिटिकल लाइफ में। ब्राह्मण से तो जरूर फॉलो करना है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको भी फॉलो करना होगा, है ना। तो ब्राह्मण के लिए तो मैंडेटरी है वो फॉलो करना। तो क्यों किया गया, क्यों ब्राह्मण ने क्यों किया भाई, देखो क्या हो रहा था कि बाकी भी लोग थे ना सोसाइटी में, और उनसे आदान प्रदान होता था, मिलना जुलना होता था। उससे क्या हो रहा था कि प्रैक्टिस थोड़ी करप्ट हो रही थी। करप्ट मतलब जो ब्राह्मण कहते थे वो फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने बुक में सब कुछ डिटेल में लिख दिया। मनुस्मृति तो भी काफी से बार फॉलो की जाती है। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, 4 फॉर्म्स, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, और यहाँ पे पहला, चौथा, 5 और 6 फॉर्म ऑफ मैरिज लिखी गई है मनुस्मृति से। बाकी 4 जो है वो आप खुद पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या कहा जाता है, द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर। After dressing her in costly clothes and honoring her with presents of jewels to a man learned in the Veda, whom the father himself invited. तो इससे शादी करनी है। Fourth type of marriage क्या, the gift of a daughter by the father after he has addressed the couple with the text, may both of you perform your duties together, and has shown honor to the bridegroom। ये फोर्थ टाइप ऑफ मैरिज है। तो 8 टाइप ऑफ मैरिजेस है जो मनुस्मृति में दी गई है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप की मैरिजेस। और क्या मैरिजेस है भाई, और पांचवी और छठी मैरिज टाइप क्या कहती है। When the bridegroom receives a maiden after having given as much as wealth as he can afford to the king's man and to the bride herself according to his own will। तो यहाँ पे देखो पैसे कौन दे रहा है। When the bridegroom receives a maiden after having given as much wealth and as he can afford to the king's man and to the bride herself, तभी शादी होगी। और ये 6th देखो क्या कहती है, वॉलेंटरी यूनियन ऑफ अ मैडेन एंड हर लवर which springs from desire।
तो देखिए यहाँ पे तो लव मैरिज कॉन्सेप्ट दे रखा है, वॉलेंटरी यूनियन ऑफ अ मैरिड एंड हर लव, है ना। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा था कि अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस द कपल, कि भाई ये ब्लेसिंग दी गई है। तो आपको देखिएगा कि और यहाँ पर वेदा आना चाहिए, वेद लर्न किया होना चाहिए जो ब्राइड है, जो सॉरी ग्रूम है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपको दिखेगा कि अलग अलग फॉर्म्स की मैरिजेस आपको यहाँ पे दिखेंगी मनुस्मृति के अंदर। तो यहाँ पे कुछ बातें भी दी गई हैं। For each of the forms, discuss whether the decision about the marriage was taken by bride, bridegroom, मतलब या तो लड़की ने लिया या ब्राइड ग्रूम ने लिया, लड़के ने लिया, है ना, या फादर ने लिया ब्राइड के, या फादर लड़के के फादर ने लिया, किसी और ने लिया, ये आपको बताना है फॉर ईच ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। तो यहाँ पे तो देखो यार क्या लग रहा है, वॉलेंट्री यूनियन, मैं सिक्स का बता देता हूँ। यहाँ मुझे लग रहा है भाई लड़का लड़की ने खुद ही डिसाइड कर लिया है ना। तो सिक्स में तो ये हो गया, सिक्स में क्या हो गया, ए और बी हो गया, बाकी में क्या हुआ ये आप बताओ, है ना। तो एक बार पढ़ो और वो बताओ, तो इनसे एनालिसिस बढ़ती है, एनालिसिस, ठीक है। और जो आजकल हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस्ड हिस्ट्री रहने गई है। और चीजें देख लेते हैं इसमें। Besides, given the regional diversity within the subcontinent and the difficulty of communication, the influence of Brahman was by no means all pervasive। तो आपको ये दिखेगा कि ब्राह्मण्स ने ठीक है रूल्स एंड कंडक्ट रूल्स वगैरह बना दिए थे, लेकिन वो हर जगह फॉलो नहीं किए जाते थे। What is interesting is that Dharma Sutras and Dharma Shastras recognized as many as 8 forms of marriages. Of these, the first 4 was considered as good, while the remaining were considered as condemned। तो भैया फिफ्थ और सिक्स में आ रही है तो कंडेम की जाती थी, है ना। तो देख लो, तो पहली 4 जो है, 1 to 4 जो है देवर कंसिडर्ड एज गुड, 5 to 8 जो है उनको देवर कंसिडर्ड एज बैड, है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कंडेम की जाती थी। तो ये फिफ्थ और सिक्स को कंडेम किया जा रहा है, आप खुद ही समझ सकते हो। सिक्स में तो आपको दिख ही रहा है ना भाई, कंडेम क्यों किया जा रहा है, लड़का लड़की खुद ही ढूंढ ले रहे हैं। ये तो आज भी थोड़ा सा चक्कर रहता है, तो उस टाइम में क्या रहता हो, गोत्र ऑफ अ वुमेन, गोत्र क्या है भाई। One Brahmanical practice is evident from 100 BCE onwards was to classify people into gotras. Each gotra was named after a Vedic seer, and all those who belonged to the same gotra were considered as his descendants. Two rules about gotra were particularly important. Women were expected to give up their father gotra. तो तो जो वुमेन थी, आफ्टर मैरिज उनको अपने फादर का गोत्र छोड़ना होगा और अडॉप्ट करना होगा अपने हस्बैंड का, अडॉप्ट दैट ऑफ हस्बैंड ऑन मैरिज, एंड मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कैन नॉट मैरी विद वन अनदर। उन सबको भाई बहन कहा जाता था, क्योंकि बोला जाता था कि दे वर रिगार्डेड एज डिसेंट्स, है ना। ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर वैदिक सीड एंड ऑल दोस बिलोंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज डिसेंट्स, भाई बहन। तो एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते, है ना। और जब शादी होगी वुमेन की तो उसको अपना गोत्र छोड़ना होगा, है ना। तो ये चीजें फॉलो की जाती थी और अभी भी फॉलो की जा रही हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे सातवाहन किंग के बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़ी चीज है। तो आपको ये दिखेगा कि सातवाहन किंग जो है वो अपनी मदर का नाम लगाते थे, नेम ऑफ द सातवाहन किंग्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। तो सातवाहन किंग अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो डेक्कन के रीजन में थे, प्रतिस्थान इनकी कैपिटल थी, प्रतिस्थान, है ना। डेक्कन में जगह का नाम आप देख लो, अगर जो हिस्ट्री ऑप्शनल है तो देख लेना, इस जगह की लोकेशन ऑप्शनल में पूछ ली जाती है। These are the names of several generation of Satavahan rulers recovered from inscriptions. Note the uniform title Raja. Raja सब में लगा हुआ है ना। Also note the following word which ends with the term Puta. Puta इसका मतलब है सन, है ना। The term Gautami Putra means a son of Gautami। तो यहाँ देखो गौतमी पुत्र मतलब सन, गौतमी का बेटा है। नेम्स लाइक गौतमी, वसीथी आर फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ गौतम एंड वशिष्ठ। तो जैसे आकाश है, लड़के का नाम वैसे आकाश, आपको भी आज भी दिखता होगा, है ना। आई लगा तो लड़के के बीच में कुछ भी है ना तो वो बन जाता है। तो ये जैसे आकाश आकाशी है ना। और आपको दिखेगा यहाँ पर भी वो फॉलो किया, वैदिक सीड्स आफ्टर होम गोत्रास वन नेम। तो ये वैदिक सीड्स है गौतम एंड वशिष्ठ का, वैदिक सीड्स आफ्टर होम गोत्रास वन नेम। तो ये गौतम वशिष्ठ ये गोत्रास है, और ये गौतमी मतलब उनकी, उनका नाम है, फेमिनाइन नेम्स है और ये फॉलो किए जा रहे हैं। हाउ मेनी गौतमी पुत्र एंड हाउ मेनी वसीति पुत्रास आर देयर। तो ये आप चेक करो, पढ़ो और बता दो, ये तो आसान चीज बता दी। और गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो है इन सब में जिनका आपको नाम याद रखना है वो है ये,
तो आपको दिखेगा बहुत सातवाहन काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे। इनकी काफी सारी इंस्क्रिप्शन हैं। आपको नासिक इंस्क्रिप्शन दिखेगी, नाना घाट इंस्क्रिप्शन दिखेगी जो पूछ ली जाती है ना। और ये नाम है और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर ये है। लेकिन इन्होंने सातवाहन को शुरू नहीं करा था, मतलब फाउंडर नहीं थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी है। ठीक है, ये है। तो ये आपको दिखेगा कि ये नेम फॉलो जो कर रहे हैं, अपनी मदर नेम फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ आपको दिखेगी, सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सातवाहन ruler and his wife. This is one of the rare sculpture depiction of the ruler from the wall of the cave donated to Buddhist monks. The sculpture dates back to second century BC. तो यहाँ दे रखो कुछ चीजें रखी, मैट्रोनिमिक्स इन दी उपनिषद। तो बृहदरण्यक उपनिषद, वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बृहदरण्यक उपनिषद। It contains a list of successive generations of teachers and students, many of whom were designated as metronymics. ठीक है, मतलब मैट्रिलिनियर नेम आ रहा है, मैट्रोनिमिक्स। और काफी बार हमें ना सोर्सेज मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये जो बात लिख रहे हैं ये किस सोर्स से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वाज कॉमनली फॉलोड इज टू कंसीडर द नेम ऑफ मैन एंड वुमेन which were sometimes derived from the Gotra rules. These names are available for the powerful ruling lineages such as Satvans who ruled over parts of the Western India and Deccan 2nd century BC से लेके 2nd century AD तक। तो ये जो सातवाहन रूलर्स थे इन्होंने 2 century BC ऐसे लिख दिया था, 2nd century BCE से लेके 2nd century ADE तक रूल करा है। AD और CE कोई भी इसको लिख दिया। Several of their inscriptions have been recovered, which allow historians to trace their marriages, मतलब किसकी किससे शादी हुई होगी, कौन किसका बेटा है, ये पता चल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन का। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, मैट्रोनिमिक्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और चैप्टर रह गया, अभी खत्म होने वाला है। सम ऑफ द सातवाहन रूलर्स वर पॉलीजिनस, that is they had more than one wife. An examination of the name of women who married Satvahan rulers indicate that many of them had names derived from Gotras such as Gautam and Vasistha, ये हमने देखा है, their father Gotras। तो ये जो वुमेन है इनके नेम इनके फादर के गोत्रा से आ रहे हैं। They evidently retained these names instead of adopting names derived from their husband Gotra name as they were required to do according to a Brahminical rule. So अभी हमने ऊपर मनुस्मृति में देखा, धर्मशास्त्र धर्मसूत्रा से, कि वुमेन को अपना गोत्रा छोड़ना होता है आफ्टर मैरिज। लेकिन सातवाहन जो खुद एक ब्राह्मण थे, सातवाहन जो खुद बोलते थे कि हम ब्राह्मण हैं, उनमें हमें ये प्रैक्टिस दिखती है कि वुमेन जो है अपने फादर का ही गोत्रा फॉलो कर रही है। ठीक है, फादर का ही गोत्रा फॉलो कर रही है। तो यहाँ हमें दिखता है कि जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस थी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रही थी सोसाइटी में। What is also apparent is that some of these women belong to the same gotra also, मतलब सेम गोत्रा में शादी भी हो रही है। As is obvious, this ran counter to the ideals of exogamy recommended in the Brahmanical text. In fact, it exemplified an alternative practice, that of endogamy, of or marriage within the kin group, which was prevalent among several communities in South India. तो साउथ इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया एंडोगेमी फॉलो की जाती है। एंडोगेमी मतलब सेम किन में शादी वगैरह होती है। Such marriages among kin folk such as cousins ensured a close knit community, उनका ये मानना था। यहाँ पे फ्रेंड्स एक मदर एडवाइस दी गई है। यहाँ पे आ, आ, जो है कि युद्ध जब वो क्या भैया युद्ध होगा, गंधारी मेड वन लास्ट अपील टू हर एल्डेस्ट सन दुर्योधन। गंधारी जो दुर्योधन की मदर थी, उन्होंने अपील करी कि भैया प्लीज कर लो, मत करो लड़ाई, है ना। काफी अच्छी बातें कही उन्होंने, लेकिन दुर्योधन ने तो मानी नहीं। तो यहाँ पे आप पढ़ना कि देयर इज नो गुड इन अ वार, नो लॉ एंड प्रॉफिट, लेट अलोन हैप्पीनेस, नॉर इज देयर विक्ट्री इन द एंड, डोंट सेट योर माइंड ऑन द वॉर। तो वही बताया इन्होंने, किन्होंने, गंधारी ने, दुर्योधन की माँ ने। लेकिन वो दुर्योधन ने नहीं मानी एडवाइस। तो यहाँ से आप क्या लिखा हुआ है, हाउ आर चिल्ड्रन नेम्ड। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, does this pictures give you an idea about the way in which mothers were viewed in early Indian societies?
तो हाँ, आप कह सकते हो कि हाँ जी, मदर्स की एडवाइस ज्यादा नहीं मानी जाती थी अर्ली सोसाइटी में। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी पता चलता है कि भैया मदर्स जो थी इतनी, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अनपढ़ है या वैसी है, दे हैड अंडरस्टैंडिंग, उनमें समझ थी। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया बात कही है गद्दारी ने, जो बात समझ में दुर्योधन को नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स वर टोटली बैकवर्ड या दे वर बैकवर्ड, दे हैड अंडरस्टैंडिंग, बट उनका रोल अलग था सोसाइटी में। उसके साथ साथ हाउ आर चिल्ड्रन नेम टुडे, आर दीज वेज ऑफ नेमिंग सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम दोस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। हाँ, ये आपको चेंज हो गया। ये बैटल सीन है, दिस इज अमंग द अर्लीस्ट स्कल्पचर डिपिक्शन seen from the Mahabharata, terracotta sculpture from the walls of the temple in Ahitchatra। अहिच्छत्र बड़ी पॉपुलर, बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। अहिच्छत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, 5th सेंचुरी सी में। अहिच्छत्र बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हमारा क्लियर हुआ अभी तक चैप्टर। यहाँ दे रखा है क्या मदर्स इंपॉर्टेंट थी? क्या लगता है आपको? मदर्स तो बच्चे के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बच्चा देखते हैं। वी हैव सीन दैट सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मैट्रोनिमिक्स, मतलब नेम्स derived फ्रॉम देयर मदर। ऑल्दो दिस में सजेस्ट कि मदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। बस नेम ही फॉलो किया जा रहा है, ये नहीं है कि मदर जो बोली थी उसकी एडवाइस ही फॉलो की जाएगी। इन द केस ऑफ द सातवाहन्स वी नो दैट द सक्सेशन टू द थ्रोन वर पैट्रिलिनियर। ध्यान दो यहाँ पर, तो जो नाम आ रहे हैं ना सातवाहन रूलर्स के, वो तो मदर से आ रहे हैं कि गौतम ही पुत्र है, गौतम ही का बेटा है। लेकिन जो डायनेस्टी फॉलो हो रही है वो पैट्रीलिनियर है, मतलब ये फादर है, इसका बेटा ही अगला रूलर बनेगा, सन। फिर इसका बेटा अगला रूलर बनेगा, फिर इसका बेटा अगला रूलर बनेगा। लेकिन जो नाम फॉलो होगा वो मदर से आएगा, नाम जो फॉलो होगा वो मदर से आएगा, नाम जो फॉलो होगा वो मदर से आएगा। आई होप मैंने अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो ये याद रखना कि पैट्री लीनियर थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। हमारा अच्छे से डिस्कशन हुआ, हमने समझा। नेक्स्ट चैप्टर में हम सोशल डिफरेंसेस पढ़ेंगे विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है। कोई भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूंगा और उसको फॉलो भी करूंगा। थैंक यू।